हेलो स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका संविधान के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अमेरिका के जो संविधान लागू किया गया था उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। इसके कारण शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अपनाया गया था। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया था। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने शक्ति विभाजन का सिद्धांत अपनाया। शक्ति विभाजन का जो सिद्धांत है वो इस बात पर आधारित है कि अगर मान लो शासन की जो तीन शक्तियाँ होती हैं, जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अगर ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या संस्था के अंतर्गत रहती हैं तो इन शक्तियों का जो दुरुपयोग है वो हो सकता है। तो इस तरह शक्ति विभाजन का सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि शासन के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग अंगों में को और व्यक्तियों को सौंपी जानी चाहिए, जिससे कि शासन की शक्तियों का निरंकुशता का भय न बने। अमेरिका के संविधान निर्माता भी एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे। इसके अलावा एक वो जो नागरिक स्वतंत्रता है वैसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिससे कि नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुँचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की। प्रथम 10 संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की नागरिकों के लिए संविधान में। इसके साथ साथ उन्होंने शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी अपनाया क्योंकि वो नागरिकों की स्वतंत्रता के प्रति अत्यधिक सचेत थे। शक्ति विभाजन सिद्धांत का तात्पर्य है कि शासन के तीनों अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहें, उसके द्वारा कोई भी उस दूसरे अंग के कार्य में प्रभावित करके या नियंत्रण की चेष्टा न करे। प्रत्येक अंग है वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो। तो ये शक्ति विभाजन के सिद्धांत है, इसका तात्पर्य अर्थ है। अमेरिका के संविधान में भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। तो अमेरिका के जो संविधान में शक्ति विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया था उसको उन्होंने पूरी तरह न अपनाकर इसके साथ उन्होंने नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपना लिया था। अमेरिका के जो संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद हैं उनमें तीनों अंगों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रथम अनुच्छेद में कांग्रेस का वर्णन है, दूसरे अनुच्छेद में कार्यपालिका जिसकी राष्ट्रपति में अंतर्गत होंगी शक्तियाँ, तीसरे में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो इस तरह वहाँ पे 3 अनुच्छेदों में तीनों अंगों का वर्णन किया गया है। वहाँ पे तीनों अंगों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए निम्न व्यवस्था की गई है। शासन के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया। अमेरिका में जो शासन के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनके सदस्यों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। जैसे वहाँ पे कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, उसके सदस्यों का निर्वाचन और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति जनता द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है जिसको एक निर्वाचन मंडल करता है। और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस तरह जो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो शासन के तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके लिए अलग अलग निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई है। वो क्रमशः प्रत्यक्ष, परोक्ष और निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति अपनाई गई है। तो ये अमेरिका के संविधान द्वारा तीनों अंगों की स्वतंत्रताएं के लिए और तीनों अंगों को जो अलग अलग करने के लिए व्यवस्था अपनाई गई है। अगली व्यवस्था है शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में कोई भी नागरिक वहाँ पे जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें से किसी भी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे अंग की सदस्यता प्राप्त करता है तो उसको एक अंग की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। यानी एक समय में व्यक्ति केवल एक ही अंग का सदस्य है। अगर मान लो कोई मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में शामिल होता है कोई कांग्रेस का सदस्य, तो उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है। इस तरह वहाँ पे शासन के कोई भी एक अंग का सदस्य या सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अगला है
सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। अमेरिका में जो तीनों अंग हैं उनका अलग अलग कार्यकाल है। जैसे प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। और न्यायाधीश की नियुक्ति जीवन पर्यंत की जाती है, जो सदाचरण तक अपने न्याय पद पे रहते हैं। सभी का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधि सभा व सीनेट को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को कांग्रेस के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार न्यायाधीशों को भी केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही कांग्रेस द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, इस कारण वो आसानी से पारित नहीं हो सकती। अगली व्यवस्था है विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। शासन के जो तीनों अंग अमेरिका के, वो उनके उत्तरदायित्व अलग अलग हैं, यानी उनके जो वो अलग अलग हैं, लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। जैसे प्रतिनिधि सभा का सदस्य अपने जिला के प्रति, मतदाताओं के प्रति। सीनेट का सदस्य स्वयं के जो राज्य है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि राष्ट्रपति है वो संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो न्यायाधीश है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह अमेरिका के संविधान द्वारा विविध शक्तियों के प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है, तथा शासन का जो प्रत्येक अंग है अपनी शक्ति है वो संविधान के द्वारा प्राप्त करता है। अमेरिका में न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी तीनों जो अंग हैं वो अलग अलग हैं और उनकी स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की गई है संविधान के द्वारा। दूसरा है नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे। वो इसके जो सीमाएं हैं उससे अपरिचित थे। तो इस कारण उन्होंने शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया। नियंत्रण व संतुलन का जो सिद्धांत है इसका तात्पर्य है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें, यानी जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो, यानी तीनों अंगों में शक्तियों का संतुलन रहे तथा कोई भी सरकार का कोई भी अंग है वो शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अमेरिका संविधान निर्माता भी शक्ति सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे। इस कारण उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि शासन के तीनों अंगों में से प्रत्येक अंग पर 2 अंग नियंत्रण रखते हुए शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यानी शासन के प्रत्येक अंग पर जो अन्य 2 अंग हैं उनका नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे कि शक्ति संतुलन स्थापित हो और कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो। तो इसके लिए वहाँ पे नियम व्यवस्था की गई है। पहला है कांग्रेस की शक्तियों पर नियंत्रण। कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसकी जो इस शक्ति है उस पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण है। ये नियंत्रण इस प्रकार है क्योंकि कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार व जेबी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। ये निषेधाधिकार कांग्रेस की कानूनी निर्माण की जो शक्ति है उस पर महत्वपूर्ण अंकुश होते हैं, जिसको समय के साथ जिसमें वृद्धि हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति कांग्रेस के कानून निर्माण के कार्यों को अन्य तरीकों से भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके, कांग्रेस सदस्यों द्वारा विभिन्न अनुग्रह करके। इसके अलावा इसके अपने राजनीतिक दल का नेता होने के द्वारा भी वह कांग्रेस के जो कानून निर्माण का कार्य है उसको प्रभावित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कांग्रेस पर नियंत्रण रखा जाता है। उसके द्वारा जो कांग्रेस के द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार से संविधान के प्रतिकूल हों। तो इस तरह दोनों जो अन्य अंग हैं वो कांग्रेस पे नियंत्रण रखते हैं। अगला है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। राष्ट्रपति की शक्ति पर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन की स्वीकृति देने से इनकार करके उसकी शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। इस शक्ति का कई बार प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया भी गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति सेना का प्रधान होता है और सेना का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
किंतु राष्ट्रपति के द्वारा जो युद्ध की घोषणा की जाती है उसकी पुष्टि कांग्रेस के द्वारा किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा जो भी संधि समझौते किए जाते हैं उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा किया जाना आवश्यक है, अन्यथा ये संधि और समझौते व्यर्थ हैं। अपने 2/3 बहुमत से अगर सीनेट इन संधि और समझौतों को स्वीकार करती है, पुष्टि करती है, तभी ये लागू होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करने का अधिकार होता है, किंतु उन नियुक्तियों में सीनेट की स्वीकृति आवश्यक रहती है। इसके अलावा कांग्रेस है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग को प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का निरीक्षण करके अगर मान लो वो कार्य संविधान के विपरीत हों तो उनको अवैध घोषित कर सकता है। इस तरह दोनों अंग वो नियंत्रण करते हैं। अब है न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। न्यायपालिका की जो शक्ति है उस पर कांग्रेस और जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा आंशिक नियंत्रण ही रखा जाता है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और वेतन का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कांग्रेस है वो संघीय न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसको सीमित कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस है न्यायाधीशों को महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके पद से हटा सकती है। इसके अलावा अगर मान लो कांग्रेस को ये लगे कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सही नहीं है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वो सहमत नहीं है तो वह संविधान में संशोधन करके उनके इस निर्णय को परिवर्तित कर सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा भी न्यायपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को समाधान प्रदान कर सकता है, उसके दंड को माफ कर सकता है। अगला है कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा एक दूसरे पर नियंत्रण। अमेरिका के संविधान के द्वारा सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके कारण ये दोनों अंग हैं और वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अगला है संघीय सरकार और राज्य सरकार का एक दूसरे पर नियंत्रण। अमेरिका में संघ और राज्य सरकार भी एक दूसरे पर नियंत्रित करती हैं। कई ऐसी शक्तियां राज्यों को प्राप्त हैं जिसके द्वारा वो केंद्र को नियंत्रित कई हैं। केंद्र कई ऐसी शक्तियां जिसके द्वारा राज्य को नियंत्रित करते हैं। जैसे संविधान संशोधन प्रस्ताव की पुष्टि के लिए 3/4 राज्यों के बहुमत है वो आवश्यक होता है। तो इस प्रकार अमेरिका में शक्ति संतुलन के साथ साथ नियंत्रण शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है, जिससे कि वो एक दूसरे पे नियंत्रण रखकर कोई भी अंग है वो अत्यधिक शक्तिशाली न हो और उस शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इस शक्ति संतुलन के सिद्धांत के कारण कई बार राष्ट्रपति और कांग्रेस के मध्य संघर्ष भी होते हैं, लेकिन इनके बावजूद होते हुए वर्तमान समय में जो नियंत्रण और जो संतुलन का सिद्धांत है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि सीनेटी स्थिरता, राजनीतिक दल, राष्ट्रपति के नेतृत्व का विकास व अनेक ऐसी प्रथाएं का विकास हो गया है, जिसके कारण एक दूसरे जो अंग हैं उसमें नियंत्रण व संतुलन का जो सिद्धांत है वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो इस तरह अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है वो वर्तमान समय में कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पे ये सिद्धांत लागू है। धन्यवाद।